हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड। तो अगर अपने ये प्रोसेस के ऊपर आए उसके पहले एक अपने बात कर लेते हैं कि क्यों इस प्रोसेस का जरूरत है। तो अब जनरली क्या होता है, व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑन कंडक्टर, तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर अपने बोल देते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, और उसमें जब भी अपने प्रॉब्लम में डील करते हैं तो जो बाहर वाला चार्ज होता है उसको अपने सिमेट्रिकल प्लेस करते हैं, या जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो एट द सेंटर पूछा जाता है। अब अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक कंडक्टर के पास एक चार्ज को रख दिया गया है और उसके आसपास एनीवेयर एल्स पे पोटेंशियल पूछा गया, या दूसरे कंडक्टर की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स पूछा गया, तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड में इलेक्ट्रोस्टैट्स में जानते हैं उससे वो सवाल नहीं किया जा सकता, या अगर किया जा सकेगा तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे किस प्रोसेस के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड। So in this method, what are we going to do? We will replace the current arrangement with an image charge. तो ये basically एक fictitious image arrangement method है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, an electrical image is a fictitious charge used in finding the electrical field set up by a fixed electric charges in a conductor। तो ब्रैकेट में लिखा है grounded। तो जो fictitious लिखा है मैंने, उसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक false charge को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा जो कि एक ओरिजिनल सेटअप में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ओरिजिनल सेटअप में ऐसा होता है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज जीरो अगर वो ग्राउंडेड है तो, और दूसरा बात एट इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। तो ये दोनों बात को अगर अपने बैलेंस करके अगर चलते हैं, जिसको अपने यहाँ पे करंटली वर्ड यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो अगर एक बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करके अगर अपने एक इमेज चार्ज को प्लेस कर देते हैं एंड वी ऑब्टेन auxiliary arrangement of the charges which can replace the existing system, तो अपने उसको क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इमेज है उसका। तो प्रोसीजर क्या होगा उसका? If we come at the procedure, so the first thing that we do is we introduce an image charge. Now whenever I use the word image charge, it is just like geometrical optics. इसको अपने चाहे तो गॉसियन ऑप्टिक्स का नाम भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रेजेंट चार्ज है उसका एक इमेज चार्ज तो हम लोगों ने लोकेट कर दिया है। स्पेशली व्हेन द कंडक्टर इज प्लेनर और स्फेरिकल, तो इमेज चार्ज जो है वो ठीक उसका ज्योमेट्रिकल इमेज ही हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी डू इज वी यूज द बाउंड्री कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर को जीरो कर दिया जाएगा अगर वो ग्राउंडेड है तो, और इंफिनिटी वाला बात ध्यान में रखा जाएगा कि इंफिनिटी पे वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन को अगर अपने सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन वी विल फ्रेम एन इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज चार्ज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज। तो ये दो चीज किया जाएगा। एंड द लास्ट वन, वी मस्ट नॉट प्लेस एन इमेज चार्ज उस जगह पे एट दैट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो जहां पे पोटेंशियल लोगों को पूछा गया है वहां पे इमेज चार्ज को प्लेस नहीं करना है। So in this context, let us begin discussing this first problem. A point charge Q is at a distance d above an infinite conductor grounded plane. Calculate the potential anywhere above the plane. So if I look at this problem from the perspective of the traditional problem solving method, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा ऊपर वाले सरफेस पे, और नीचे वाले सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। लेकिन बात ऐसा है कि ये चार्ज जो है ये इस पॉइंट के ऊपर जो कि इससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है वहां पे एक ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और बाकी सारे जगहों पे उसका नेगेटिव चार्ज का जो इंड्यूस वैल्यू होगा वो एक यूनिफॉर्म नहीं है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उसके लिए कोई एक ऐसा ठोस इक्वेशन नहीं लिख पाऊंगा कि इसके ऊपर इमेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे। बट इफ आई गो विद दिस मेथड, तो मैं सिंपली एक पॉइंट ऐसा देता हूँ जो इसका एक इमेज चार्ज होगा, और क्योंकि ये प्लेनर कंडक्टर है तो अपने अगर डायरेक्टली इसका इमेज चार्ज अगर यहाँ पे दे देते हैं, आई कॉल इट एज qi at a distance b, and if I take this qi to be equal to -q, तो बड़ा आसान सा चीज है, इसीलिए मैं फटाफट खुद ही कर दे रहा हूँ। तो -q हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप अपने इस सिस्टम के वजह से इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे, जिसको हम लोगों ने ग्राउंडेड प्लेन कहा है, वहां पे अगर पोटेंशियल अगर कैलकुलेट अगर करते हैं तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कमिंग जीरो। इसके वजह से kq/d, इसके वजह से -kq/d इस पॉइंट। अगर एनीवेयर एल्स अगर मैं बात करें कंडक्टर के ऊपर,
इसके वजह से अगर कोई डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इसकी वजह से डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और द डिस्टेंस ऑफ हाइपोटेन्यूज लेंथ विल आल्सो बी सेम, तो फिर से पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस पूरे प्लेन के ऊपर तो एक पोटेंशियल जीरो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफिनिटी वाले कंडीशन को भी अगर अपन चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई k q by कैपिटल r कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस जिसके सामने d बहुत छोटा है, और माइनस k q by कैपिटल r अगेन सेम बात d बहुत छोटा है, तो अगेन द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो हम लोगों ने दोनों बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड एन इंफिनिटी। So once our boundary condition is satisfied, I can remove this conductor and then calculate the potential which the question is asking us to calculate anywhere above the plane. तो अब anywhere above the plane अगर मैं potential अगर निकाल रहा हूँ, तो I am selecting a 3D coordinate। मैं अगर ऐसा मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट है x, y, z above the plane, तो जो भी पॉइंट होगा उसका अगर अपनी डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों चार्जेस से, so I can say that potential at a point P is potential to plus Q charge and potential to minus Q, which is the image charge. तो अगर इन दोनों का अगर सम अगर कर दिया जाए, तो I can say that potential at a point P can be written as K positive charge की वजह से Q upon root over x square plus y minus b whole square plus z square, और minus Q की वजह से root over x square plus y plus b whole square plus z square, और ये पूरा स्क्वायर रूट क्या है। So this will be the expression of potential for this particular charge system जो अपने ऑब्टेन कर पाते हैं। So this is the procedure जो अपने इस्तेमाल करेंगे to solve the problems based on electrical image method. So let us take another example to understand clearly the concept of electrical image, and this one is a very interesting one. The question is asking calculate the magnitude of work done in taking a charge q to infinity when initially it is at a distance d from an infinite conductor grounded plane. तो यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी प्लेस्ड है, इसको अगर इंफिनिटी पे लेकर के जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या होगा। अगर हम रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना वर्क होगा उसको इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर के आने में, तो भी एक समान ही बात होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन वुड रिमेन द सेम। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करना स्टार्ट करता हूँ, तो पहला बात तो बड़ा आसान है कि इसका जो इमेज चार्ज है वो तो हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर लिया था कि यहाँ पे कोई इसका इमेज चार्ज होगा विद द वैल्यू ऑफ माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस d। तो चार्ज सिस्टम तो होगा वही है, अभी भी ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है जैसे कि प्रीवियसली कर रहा था, बट द कांसेप्ट ओवर हियर इज अबाउट वर्क डन, और उसका फॉर्मूलेशन में कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसको पहले ध्यान से सुन लेते हैं कि क्यों चेंज आएगा और क्या फॉर्मूला आपने एग्जैक्टली लिखने वाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर बात अगर लिखता हूँ, तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही हम लोग एक इमेज चार्ज निकाल लेते हैं, तो मैं इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप मान लो कि मैंने कंडक्टर को मिटा दिया, तो we have a charge q over here and a charge minus q over here. So if I calculate the value of potential energy or rather the value of work done, तो उसका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिख देते हैं, तो the value of potential energy is going to be 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by 2d। तो जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा q square upon 8 pi epsilon naught d। ये ऐसा, तो अब लोगों को लगता है कि यही आंसर हो गया, ये गलत है, ये गलत हो गया। अगर आप यहीं पे अगर छोड़ देते हैं तो सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया उसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा छोटा सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी लॉजिक नहीं। ऐसा है, अगर मैं इंफिनिटी लेकर के जाऊं तो मैं तो सिर्फ इसको लेकर के जाऊंगा और ये अपने आप ही चला जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि ये तो इसका इमेज चार्ज है, तो अगर मैं इसको इंफिनिटी पे ले जाता हूं तो ये अपने आप ही इंफिनिटी पे चला जाएगा। I don't have to take this charge separately to infinity, या फिर अगर मैं रिवर्स बोलता हूँ कि मैं अगर इंफिनिटी से ये चार्ज को अगर लेकर के आया तो ये अपने आप ही इंफिनिटी से ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसको मेरे को लेके थोड़ी ना आना पड़ रहा है, ये तो ऑलरेडी एक इमेज चार्ज है, इसके आते ही ये अपने आप आ जाता है। So that is why I am saying whenever you will be calculating the magnitude of work done in this kind of a problem, the value is supposed to be half the value of potential change। तो ये हाफ किसने किया है, क्योंकि एक ही को लेकर के जाना दूसरे को लेकर के जाना नहीं है। तो अगर हाफ कर देते हैं
So we will get the magnitude of work done for this problem, which is equal to q square upon 16 pi epsilon naught d. So now let us come to the next problem. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है a small ball is suspended over an infinite horizontal conductor grounded plane by using an insulating elastic thread of stiffness K. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बनाया, तो ये उसी के इक्विवेलेंट है. After the ball gets charged, it descends by a distance x and the new separation from the plane becomes d. Then find the charge on the ball. तो इसके ऊपर चार्ज की तो आपने को डिटरमाइन करना है. तो अब अगर अपने अगर इसका इमेज चार्ज अगर कंस्ट्रक्ट अगर करते हैं तो द इमेज चार्ज इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड ओवर हियर. अगेन द सेम थिंग कि अपने क्यों इमेज चार्ज क्रिएट कर रहे हैं. इमेज चार्ज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, ऐसे क्वेश्चन मेंशन है नेगेटिव मान सकते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन नहीं होगा उसका भी. तो ये जो है ये इंड्यूस जो करना स्टार्ट करेगा ओवर हियर, वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से the force of attraction is going to act between the grounded plane and this small charge. तो इसके अट्रैक्शन की वजह से the spring is going to get elongated. तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि spring gets descends by distance x. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ. That the force of spring is measured is equivalent to the magnitude of electrostatic force. तो अगर ये दोनों अगर बैलेंस अगर कर जाते हैं तो अपने बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. तो अगर इसका इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ, so I can write it in this way that the electrostatic force of attraction between this image charge and this charge is going to be K Q1 Q2 and distance is 2d square which is equal to kx. तो k कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया x, तो स्प्रिंग इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ kx इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर अपने इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, सो हियर टू कैलकुलेट q नॉट, तो मैं अगर q नॉट अगर कैलकुलेट अगर करना चाहता हूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 into 4 हो जाएगा 16. तो 16 pi k epsilon naught d square x, और इसका अगर अपने स्क्वायर रूट अगर कर देते हैं तो q नॉट का अपने ऑब्टेन करेंगे 4d root over of pi k epsilon naught x. So this is going to be the value of charge on this particular spring or the thread, elastic thread, which the question is talking about. So let us deal with question 4 of electrical image method. A point charge q is located between two mutually perpendicular large conductors, grounded planes, as shown in the figure. Find the magnitude of the electric force acting on the charge. So now what is going to happen in this particular problem? Let us understand the logic as to why force will act. So the first thing which I can say about this particular charge is that it will induce some negative charge on the conductor on this surface and the positive charge on the other face of the conductor. Similarly, it will induce a negative charge on this face of this vertical conductor and a positive charge on the other face. Now, due to the negative induced charges, an attractive force will be generated due to the induced charge, which will eventually attract this positive charge towards the conductor. So now, in order to solve this out, the problem which we are facing over here is that the induced charge is not going to be uniform, or basically we cannot say any equation about the induced charges. So in order to solve and calculate the exact magnitude of electric force, we are using the electrical image method. So in order to replace the conductor with the auxiliary image arrangement, let us consider something like this. So we are considering that this line and this line is the extension of the conductor and the charge q is placed over here. So we are considering that an image charge will be somewhere here on the opposite side,
having a value minus q and at the same separation d. Similar to the conductor over here, an image charge minus q will be created at a distance d. Now, but these two negative charges of minus q each is not going to suffice for the auxiliary image arrangement, as it is creating a problem for us because over here at this point the value of potential will not be equal to 0 due to this arrangement. Similarly, at this point the value of potential is not equal to 0 for this arrangement, and hence we are introducing one more image charge over here, which is having a value of plus q, and the distance is same d from the arrangement as shown. So if I look at this auxiliary images and find out the condition of boundary arrangement, we can see that the potential on the conductor lying on the x-axis and y-axis is 0. So potential at any point on the x and y-axis for the grounded conductor is 0, and at infinity also the potential due to this arrangement is equal to 0. So it means that we have taken care of the boundary condition for this particular arrangement. So now if we are calculating the force on the original charge, that is this one, due to the new system of charges or the auxiliary system of charge, so we can calculate it in a very easy way. So the first thing that we are calculating is the value of attractive force between the negative charges. So if I write the magnitude of each force that is going to act, so it is going to be k q1 q2 by r square. The separation between them is 2d, so 2d square, and the value will be obtained as kq square upon 4d square. So this is going to be the attractive force which this charge is going to experience. So I am calling this as force F, and this one is again force F, which are going to be the attractive forces which is acting on the charge Q, and the resultant of these two forces will be acting in this direction, which I am calling it as Fr, which is equal to root 2F. So the value of the resultant force of these two, I am calling it as Fr1, is acting along the diagonal and is equal to root 2 times the value of F, that is kq square by 4d square. Now this positive charge is going to repel the positive charge on the other end of the diagonal. So if we calculate the separation between them, so this is 2d, this is 2d, we obtain it as equal to root 8d. So the separation between them is equal to 2 root 2d or root 8d, and if I call this force as Fr2, so the value of Fr2 is going to be k q1 q2 by 2 root 2d whole square. So this is going to be the force Fr2. So if I calculate the net force, and over here I can say that Fr1 is dominating Fr2, so the force is going to be attractive in nature, which we have already explained logically. So the net magnitude of force which it is going to experience can be written as root 2 times of kq square by 4d square minus of kq square by 8d square. So if we multiply by 2 on both sides over here in this equation, so we get the same denominator. So now the value can be written as 2 root 2 minus 1 kq square by 8d square. So this is the net magnitude of force which this charge is going to experience due to the conductors. Let us deal with one last example. So in this one, a point charge Q is located at a distance d from the center of a grounded sphere with radius r. Find the potential everywhere outside the sphere. So in this particular question, we are having a spherical grounded sphere, and in the previous examples we took a plane grounded sphere.
So for this one, I am selecting a image charge over here, say at distance a from the center of the sphere. Now what are we going to do is we are going to find out qi, that is the value of image charge, and the distance a using the boundary condition. अब बात क्या था कि बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? तो जैसे कि मैंने कहा था बाउंड्री कंडीशन will be the surface of the conductor. तो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर अपने बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल 0. तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ A और यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं B, और मैं दोनों का जो पोटेंशियल है उसको 0 से इक्वेट कर दूंगा. So if I start solving it out, so I can say that to satisfy the boundary condition, we are saying that potential of A as 0 and potential of B as 0. So now in order to write the potential of A, so we are writing the equation in this way. So at A, इस चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी d minus r. तो जो वैल्यू है वो आ जाता है kq by d minus r. और जो ये इमेज चार्ज है इससे डिस्टेंस हो जाता है ये r ये a. So for this one I can write it as kqi by r minus a, and I am equating this to 0. So this becomes my first equation over here. Now for the second equation, यानी कि अगर b के ऊपर अगर अपने बात करते हैं तो b पे मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा d plus r. तो the value is going to be kq upon d plus r, and for this image charge it is going to be a plus r. So it will become kqi by a plus r or r plus a, which is again equated to 0. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया है for qi and a. So if we solve these two equations, we obtain the value of image charge is equal to minus qr by d, and that of a is equal to r square by d. So this is the solution which we obtain by solving these two equations. That is, the value of image charge will be obtained as minus qr by d, and the separation a from the center will be r square by d. तो अब अगर अपने को पूछा जाएगा पोटेंशियल एनीवेयर आउटसाइड द स्फीयर, तो मैं अगर कोई पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ x, y, z, so now I can say that the potential at any point outside the sphere, that is Vp, is going to be potential to the positive charge q and potential to image charge which is qi. तो अगर अपने इसके लिए वैल्यू अगर पुट करते हैं तो I can write that potential at any point P can be written as, due to point Q, it will be kq upon root over x square plus y minus b whole square plus z square. And since the image charge is negative, so we are using a negative sign over here, and it is qr by d. So I write it as kqr by d root over x square plus y minus a whole square plus z square. Now we can put a as r square by d over here. So I am writing it in next line. So Vp can be written as kq can be taken as common 1 by root over x square plus y minus b whole square plus z square. Now since kq is taken common, we are left with minus r by d, and then we have root over x square plus y minus a can be written as r square by d plus z square. So this is going to be the final answer for this particular problem. You can, if you want, you can solve further for 1 or 2 steps, but that is not needed exactly. यहाँ पे अपने डायरेक्टली बोल देता है कि this is the potential at anywhere outside the sphere. So once again I am just summing up the entire thing which we have learned. तो हम लोगों ने क्या कहा? सबसे पहला बात ये कि इलेक्ट्रिकल इमेज एक 50 TS चार्ज है जिसको अपने फॉल्स चार्ज के नाम से भी बोल सकते हैं. वहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक ग्राउंडेड
प्लेन कंडक्टर या एक ग्राउंडेड स्फेरिकल कंडक्टर होना जरूरी है। अगला बात अपने ये बोलते हैं कि अपने क्या करें, उस पूरे कंडक्टर को रिप्लेस करके वी आर पुटिंग एन ऑक्सिलरी इमेज चार्ज ओवर देयर। तो ऑक्सिलरी इमेज चार्ज अपने पुट करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर एक बाउंड्री कंडीशन का पार्ट है जहां पे अपने बोलते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, और इंफिनिटी एक बाउंड्री कंडीशन का पार्ट है जहां से अपने वेरीफाई करते हैं कि जो हम लोग इमेज चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।